हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है रासायनिक बल गति, केमिकल काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने इसका एक डेरिवेशन किया था एनसीईआरटी का, जो कि हमारा था 4.3.2 अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हमने वेग स्थिरांक की वहां पर गणना करी थी विभिन्न स्थितियों में, जो कि वेग स्थिरांक आता था वेग किसका, रासायनिक अभिक्रिया का वेग के बराबर 1/t ln। ये ln हमने आपको पिछली बार बताया था, ये हमारा होता है नेचुरल लॉग, बिल्कुल नेचुरल लॉग होता है, यानी कि जिसकी बेस होती है e ln r नॉट, जहां r नॉट या r0 हमारा होता है अभिक्रिया के प्रारंभ में, जब समय क्या था, शून्य था, t बराबर 0 था, उस समय अभिक्रिया की सांद्रता, या आप कह सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता, क्योंकि ये हम अभिक्रिया जो निकालते हैं अभिक्रिया का वेग, वो अभिकारकों की सांद्रता को ही लेकर के निकाला जाता है। इसमें हम अभिकारकों उत्पादों की गणना नहीं करते। तो हमने कहा के बराबर था 1/t ln r नॉट, जो कि अभिकारक की प्रारंभ में सांद्रता थी, अपॉन r t समय पर, इस t समय पर अभिकारकों की जो सांद्रता रह गई वो कितनी हो गई, r। तो ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र होता है। इसी को हमने वहां इस रूप में प्रदर्शित किया था। हमने कहा इस ln को, जो कि एक नेचुरल लॉग है, ई बेस लॉग है, इसको जब लॉग बेस 10 में परिवर्तित करते हैं तो इसे लिखते हैं लॉग, और परिवर्तित करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ln की जगह हम 2.303 और लॉग बेस 10 यानी कि 10 आधार वाला लॉग को प्रयोग में ले आए। बाकी सब चीजें ऐसी की ऐसी है। तो ये हमने डेरिवेशन अपनी लास्ट क्लास में कर लिया था, मुझे लगता है आपको वो आसानी से समझ में आ गया होगा। आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसकी के आगे का डेरिवेशन करेंगे, यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो। अभी तक हमने अभिक्रिया की बात करी थी, जो कि अभिक्रिया हम कह सकते थे एक्वस सॉल्यूशन में थी, यानी कि जलीय अवस्था में थी। तो उस समय अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को हम इस प्रकार निकालते थे। अब यदि कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में हो, तो आप उसके लिए वेग स्थिरांक की किस प्रकार गणना करेंगे, अब हमने ये सीखना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में इसी टॉपिक के कंटिन्यूशन में इसको दिया गया है। तो सबसे पहले गैसीय अवस्था के लिए लिख लेते हैं। हम लिखते हैं अभिक्रिया, और अभिक्रिया कौन सी, प्रथम कोटि। यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको मिटा देते हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जिसे हम k से रिप्रेजेंट करेंगे, जब अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो। आपको ध्यान हो, हमने स्टार्टिंग में आपको यह बात बोली थी। हमने कहा यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया जलीय अवस्था में है, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, अभिकारक तथा उत्पाद, तो वहां पर हम अभिकारकों की सांद्रताओं को सामान्यतः मोलरता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि कोई अभिक्रिया गैसीय अवस्था में, अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो, तो वहां पर हम अभिकारकों की सांद्रता को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त करते हैं। यह बात हमने पिछले डेरिवेशंस में आपको बताई थी। तो इसका अर्थ है यदि कोई गैसीय अवस्था में अभिक्रिया है, तो वहां पर हम अभिकारक की सांद्रता को क्या करेंगे, दाब के रूप में, आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और आप जानते हैं दाब का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के रूप में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अभिक्रिया को, एक हमने गैसीय अभिक्रिया लिखी, हम लिखते हैं गैसीय अभिक्रिया। तो गैसीय अभिक्रिया को मैं यहां पर लिख रहा हूं। हमने कहा मेरे पास ए कोई अभिकारक था जो गैसीय अवस्था में था, गैसीय अवस्था में था, यह परिवर्तित हुआ बी पर, और दूसरा हम ले लेते हैं सी पर, ये दोनों गैसीय अवस्था में। तो ये एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें कि अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में। तीर के इधर की ओर का जो निशान है, ये जो है इसे हम कहते हैं अभिकारक, और इधर जो बन रहे हैं इनको कहते हैं उत्पाद।
तो अब यदि गैसीय अवस्था में है तो हम क्या लेंगे, इनकी सांद्रता को इसके आंशिक दाब के पदों में व्यक्त करेंगे। तो हम लिखते हैं जब T बराबर है 0, यानी कि प्रारंभ में अभी अभिक्रिया शुरू ही हम क्या रखें होने वाली है या हुई है, जैसे ही अभिक्रिया शुरू होगी उस समय T का मान क्या होगा 0। तो मान लेते हैं इसका जो दाब था वो मान लेते हैं ये है PI के बराबर, और इनके दाब क्या होंगे, ये तो बने ही नहीं है ना, ये क्या है 0 0। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको। जब अभिक्रिया घटित ही होगी उस समय केवल अभिकारक ही रहते हैं, उत्पाद नहीं बनते। उत्पाद तो रासायनिक अभिक्रिया घटित होने के बाद बनते हैं। तो इसलिए प्रारंभ में T बराबर 0 पर A का जो आंशिक दाब होगा, जो उसकी सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है यहां पर, उसे हम PI से प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि उत्पाद जो बने हैं B तथा C, इनके जो दाब होंगे ये शून्य होंगे, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये अभी बने ही नहीं। अब हम लेते हैं जब समय क्या हो जाए T, तो T पर मान लेते हैं कि इसकी जो सांद्रता है वो है PA, जो आंशिक दाब है इसका, इसके आंशिक दाब ले लिया हमने PB और इसका आंशिक दाब ले लिया PC। अब हमें क्या करना है, यहां पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने कहा सबसे पहले इनमें थोड़ा सा एक रिलेशन निकाल लेते हैं। हम कहते हैं माना T समय पर कुल दाब, आंशिक दाब किसका, हम कहते हैं अभिक्रिया का, यह भी ध्यान रखना है, अभिक्रिया का कुल आंशिक दाब मान लेते हैं PT। तो PT किसके बराबर होगा, उस हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होंगे, अभिकारक होगा जिसका दाब PA है, और दो उत्पाद होंगे जिनके दाब PB तथा PC है। तो PT बराबर हम लिख सकते हैं PA प्लस PB प्लस PC। हमने क्या इसको इस प्रकार से रख दिया। अब हम कह रहे हैं हमने ये इक्वेशन तो अपनी लिख ली, अब इसमें यदि मैं PA के मान को थोड़ा सा ज्ञात करना चाहूं, PA के मान को कैसे ज्ञात कर रहा हूं, मैंने कहा मान लेते हैं प्रारंभ में जो दाब था उसको मैंने PI लिया है, और T समय पश्चात, ये जो T समय पश्चात जो PA दाब है वो इस प्रकार से है कि PI दाब में, इस PI दाब में जो कमी हुई है वो X की कमी हो गई है। तो इसका मतलब हो गया PA बराबर क्या हो जाएगा, PI माइनस X। तो B जो हमारा उत्पाद उत्पन्न हुआ उसके दाब में कितनी वृद्धि होगी, पहले 0 था, अब की बार ये कितना हो जाएगा, X होगा। ठीक इसी प्रकार से C में भी क्या होगा, इसके दाब में कितनी वृद्धि होगी, पहले 0 था, X हो जाएगा। अब आप में से बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर यहां तो ठीक है, आपने कह दिया कि PI प्रारंभ में दाब था, अभिकारक था, और T समय पश्चात उसके दाब में X कमी होगी, तो ये PI माइनस X हो गया। लेकिन ये दोनों कहां से आए, X X, ये कैसे होंगे। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल जैसे भी हमने इससे पहले सांद्रता वाली आपको बात बताते थे कि सांद्रता को हम मोलरता के पदों में व्यक्त करते थे, इस इधर की और साइड की जितने मोल कम होते थे उधर साइड के उतने ही मोल क्या होते थे, उत्पन्न होते थे। ठीक वही चीज यहां पर कॉपी कर रहे हैं हम, वही चीज सेम यहां पर चल रही है कि इसमें जितनी कमी होगी, X कमी है तो B में भी X वृद्धि होगी, C में भी X वृद्धि होगी, यदि D बनता तो वो भी X के बराबर ही होता। तो अब मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब यदि मैं मान निकालूं किसका, PA का मान निकालूं, तो मैं लिखूं PA बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सीधे PA का मान यहां पर रख देते हैं, PA बराबर है PI माइनस X, इसके बराबर है। दूसरा PB बराबर किसके, X, और तीसरा PC बराबर भी क्या है, X। ये तीनों मान, ये वाली है समीकरण 1, इसमें रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में PA, PB तथा PC के मान रखने पर, तो मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा, PT बराबर क्या आ जाएगा, PT बराबर PA का मान कितना है, PI माइनस X, PB का मान कितना है X, तो लिख लेंगे प्लस X, PC का मान कितना है X, ये भी लिख लेंगे X। तो आप देख रहे होंगे इस वाले X से एक X कट जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां PT बराबर PI प्लस X के बराबर होगा। तो PT का मान आया PI माइनस PI प्लस X। अब इसको सॉल्व करें, यहां से हम X का मान यदि निकालें तो X बराबर हमारा आ जाएगा
x बराबर पीटी इधर है, पीआई को इधर ले जा लेंगे तो क्या आ जाएगा, पीटी माइनस पीआई के बराबर होगा। तो हमें पता चल गया जो x का मान है वो पीटी माइनस पीआई के बराबर होगा। इतनी बात हमें पता चली। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि t समय बाद पीए का वेग, पीए की जो आंशिक दाब है वो कितना होगा। तो लिखेंगे अतः पीए बराबर। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इतना घुमा क्यों रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो। तो प्यारे बच्चों करना यह चाह रहा हूं कि ये मैंने यहां पर इक्वेशन लिखी है अपनी पहले वाली। इस इक्वेशन में ध्यान दें तो अभिक्रिया का जो वेग है वह बराबर होता है, यदि log बेस 10 के पदों में कहूं तो 2.303 बटे टी लॉग ये था R0 बटे R, यानी कि प्रारंभ में अभिकारक की जब t बराबर 0 था उस समय सांद्रता थी और ये t समय बाद इसकी सांद्रता है। तो ठीक यही चीज यदि यहां देखें तो R0 की जगह यहां पर क्या आ गया, पीआई आ गया और R का मान मुझे निकालना है, R क्या है, पीए है। इसलिए मैं इस पीए के मान को ज्ञात करना चाह रहा हूं, किसके पदों में, पीआई के पदों में। और ये x मैंने अपनी तरफ से लिया है, इसीलिए हमने क्या करे इसमें इतना सॉल्व करके इसको निकाल रहे हैं। तो पीए का मान कितना आ जाएगा, पीए बराबर पीआई माइनस एक्स, तो मैं लिख रहा हूं पीआई माइनस एक्स। अब x का मान यहां से रख देते हैं, तो हमने कितनी समीकरण ली है, यहां एक ले ली, यहां पर ले लेते हैं ये 2। तो लिखते हैं समीकरण 2 से x का मान रखने पर, तो मान रख दें यहां क्या आ जाएगा, पीए बराबर पीआई माइनस एक्स का मान कितना हो गया। प्यारे बच्चों देखिए x का मान किसके बराबर आया, ये वाला यहां पर समीकरण 2 से पीटी माइनस आई, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे पीटी माइनस पीआई, इसके बराबर आ गया। माइनस से खोल देंगे तो क्या आ गया, पीए बराबर यह आ गया पीआई, माइनस की माइनस में गुणेंगे तो माइनस पीटी, माइनस की माइनस में गुणेंगे प्लस पीआई। तो यहां से हमारा निकल गया पीए बराबर, यह है पीआई और यह है पीआई, तो 2pI माइनस पीटी। तो हमने पीए का मान भी ज्ञात कर लिया। अब आपके पास t समय बाद जो दाब है ये पीए, इसका मान भी है, और प्रारंभ t बराबर 0 पर जो दाब है पीआई वो भी है। अब ये दोनों मान इस वाली समीकरण में रख देंगे, तो हम लिखते हैं चूंकि, यहां पे लिखते हैं चूंकि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है k, वो बराबर होता है 2.303 बटे टी, ये यहां पर से आया 2.303 बटे टी, साथ में आ गया लॉग, और ये क्या आ जाएगा साथ में, यहां पर आएगा ये R0 बटे R था, तो यहां पर आ जाएगा पीआई बटे पीए, ऐसा आएगा। पीआई क्या, प्रारंभ में आंशिक दाब, पीए क्या, टी समय बाद उसका दाब। अब पीए का मान आपने रख देना है, तो क्या आ जाएगा, K इजिकल टू 2.303 बटे टी, और आ जाएगा लॉग पीआई का मान पीआई, और पीए का मान अभी निकाला है 2pI माइनस पीटी। यह हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जबकि रासायनिक अभिक्रिया हो कैसी हो, गैसीय अवस्था में हो, पूरी रासायनिक अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो, यानी कि हम कह सकते हैं अभिकारक भी गैसीय अवस्था में है और उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है। उस स्थिति में जो अभिक्रिया का वेग होगा और वेग स्थिरांक होगा उसका मान k 2.303 बटे टी लॉग पीआई बटे 2pI माइनस पीटी के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा पीआई क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, जहां पीआई है प्रारंभ में आंशिक दाब, आंशिक दाब किसका, अभिकारक का, अभिकारक, अभिकारक का, और पीटी क्या है, हम लिखेंगे टी समय बाद, टी समय बाद कुल दाब, अभिक्रिया का कुल दाब। तो इसमें जो दो पद आए हैं पीआई और पीआई, ये तो बता दिया, और पीटी क्या है ये भी हमने आपको बता दिया, ये क्या है, टी समय बाद अभिक्रिया का कुल दाब। तो मुझे लग रहा है अब ये बात आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। ये डेरिवेशन करना इसलिए प्यारे बच्चों आवश्यक है, यदि आपका न्यूमेरिकल
ऐसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आ गया जो कि गैसीय अवस्था में हो, तो वहां पर फिर ये चीजें काम में आपके नहीं आने वाली। वहां फिर आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फाइनल एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो, आप चाहते हो मैं जो यूनिट कर रहा हूं, जो चैप्टर कर रहा हूं, उसे डीपली करूं, अच्छे से स्टडी करूं कि उससे कोई क्वेश्चन मेरा छूट ना पाए, तो प्यारे बच्चों इतना काम आपको करना पड़ेगा, इतनी डीप आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चों को लगता है सर कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होती है, पीआई संकेतांक में काफी दिक्कत होती है। तो प्यारे बच्चों आदत डाल लो, आप एक बार कोशिश करोगे, आप देखोगे आगे आपसे ये आसानी से होने लगेगी, क्योंकि आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे। तो आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है एनसीईआरटी का 4.3.3, जो कि हमारा है अभिक्रिया के अर्धायु, हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी को हम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कोई भी टॉपिक आपका छूटने नहीं पाएगा। यदि आप एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं तो न केवल आपके एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, बल्कि आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी बहुत बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, पहली स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप, पहली चॉइस जो हर एक्सपर्ट की रहती है वो यह कि आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहिए। वही हम कर रहे हैं। तो फिलहाल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, अभिक्रिया के अर्धायु यानी कि हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन। अर्धायु क्या हुई? अर्धायु का अर्थ होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अर्धायु का तात्पर्य है कि वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, उस समय अंतराल को हम उस अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। काफी आसान है। मान लो मैंने 100 ग्राम कोई पदार्थ लिया जो अभिकारक के रूप में है, और वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जितने समय में वो 100 ग्राम का 50 ग्राम रह जाता है, वो जो समय अंतराल होगा वही समय अंतराल क्या कहलाएगा? हम कहेंगे अर्धायु कहलाएगा। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसमें आगे की हम जो डेरिवेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो परिभाषा है अर्धायु की, वह समय अंतराल जिसमें कोई अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने के फलस्वरूप अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए अर्धायु कहलाता है। अभिक्रिया की लिख सकते हैं, रह जाए, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हम अभिकारक ले रहे हैं, यदि कुछ ऐसा हो कि अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान घट करके अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाए, तो जितना वो समय लेगा रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने के फलस्वरूप अपनी मूल मात्रा से आधा मात्रा होने में, वही समय अंतराल क्या कहलाएगा? अर्धायु कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, ये जो अर्धायु है ये एक टाइम पीरियड है, ये समय अंतराल है, ये एक समय है। अब हमने इससे पहले दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी, एक शून्य कोटि अभिक्रिया और दूसरी पढ़ी है प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब हम दोनों के लिए अर्धायु के फार्मूलों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। सबसे पहला आता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु कैसे कैलकुलेट करेंगे? काफी आसान है। हमें वेग स्थिरांक का फॉर्मूला पता होता है। हम जानते हैं चूंकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय हमारा होता है टी। संकेतांकों के अर्थ आपको पता होंगे। के हमने कहा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, आर नॉट प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता, आर टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता, और टी वह समय अंतराल है जिसमें कि अभिकारक R0 से R मात्रा में सांद्रता में परिवर्तित हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से इस समीकरण की हेल्प से हम क्या करेंगे, अर्धायु कैलकुलेट करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो हम लिखते हैं यदि T बराबर हो जाए T1/2 के, यानी कि T क्या है, ये अर्धायु है, अर्धायु के बराबर हो। यदि T1/2 के बराबर मैं लिख लूं तो जो R का मान होगा वो क्या होगा, R0/2 के बराबर हो जाएगा। और यह दोनों के मान इस समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 में। तो लिखते हैं समीकरण 1 में T तथा R के मान रखने पर, तो मान रख दें तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू, यह आ जाएगा R0 की जगह तो R0 आ जाएगा, माइनस R की जगह क्या आ जाएगा, R की जगह R0/2, यह आ जाएगा R0 बटे, हम कह सकते हैं बटे 2, और नीचे हमारा क्या है T, और इस T की जगह क्या आ जाएगा, T की जगह लिखना T/2, T की जगह T1/2। तो मुझे तो T1/2 का फॉर्मूला निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं। T1/2 को इधर ले जाइए तो यह आ जाएगा T1/2 बराबर, अब देखिए R0 में से घटा रहे हैं R0/2, तो ये वही है, एक में से आधा घटा है तो आधा ही बचेगा, आधा बचेगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R0/2, ये बच जाएगा। और नीचे हमने कहा T/2 यहां गया और K नीचे आ गया, तो साथ में क्या आ जाएगा K। तो यह हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का फॉर्मूला यह होगा। हम यहां देख रहे हैं कि T1/2 अनुक्रमानुपाती होता है R0 के, R0 के, ऐसे इसको लिख लेते हैं। T1/2 अनुक्रमानुपाती है R0 के, यानी कि अर्धायु इस बात पर निर्भर कर रहा है कि प्रारंभ में सांद्रता कितनी थी। सांद्रता ज्यादा होगी तो अर्धायु का मान ज्यादा होगा, सांद्रता कम होगी तो अर्धायु का मान कम होगा। अनुक्रमानुपाती का निशान बताता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और पहला वाला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, पहली बात। दूसरी बात हम देख रहे हैं T1/2 जो वेग स्थिरांक है K, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि वेग स्थिरांक का मान यदि बढ़े किसी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो वहां पर हम कहेंगे T1/2 का मान घटेगा। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया जितनी तेजी से घटित होगी अर्धायु उतनी कम होगी, सामान्य सी बात है। अभिक्रिया धीमी धीमी होगी तो हम कहेंगे जो अभिक्रिया का वेग है वो धीमा है, और अभिक्रिया का वेग धीमा है तो अभिक्रिया को अर्धायु जो होगा, यानी कि अभिकारकों का अपनी मूल मात्रा का आधा होने में ज्यादा समय लगेगा। और यदि अभिक्रिया तेज होगी, यानी कि तेजी से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे, इसका अर्थ है अभिक्रिया तेज हो रही है, अभिक्रिया का वेग ज्यादा है, K का मान ज्यादा है। इसका अर्थ है ऐसी स्थिति में जब K का मान ज्यादा होगा तो T/1/2 का मान कम होगा, यानी कि वो जल्दी ही अपने आधे मान में पहुंच जाएगा अभिकारक। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अगला देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो देख रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए याद करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए याद करने के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का यही वाला रिलेशन, यानी कि वेग स्थिरांक का मान आपको पता होना चाहिए। इससे पहले डेरिवेशन में हमने आपको बताया है, और यहां पर हम किसी भी गैसीय अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम जलीय अवस्था की बात कर रहे हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया जलीय अवस्था में हो, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में घटित हो रही हो, तो उस समय जो वेग स्थिरांक होता है, तो लिखते हैं चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 2.303, क्योंकि हम log बेस 10 वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, अपॉन T, साथ में आता है log
और यहां पर हमारा आ जाता है आर नॉट अपॉन किसके बराबर आता है, ये आर के बराबर आएगा। इसको ऐसे लिखा जाता है। अब फिर से यही वाली कंडीशन लेनी है, ये टी 1/2 हम लिखते हैं यदि टी का मान टी 1/2 के बराबर हो, यानी कि समय क्या हो, अर्ध आयु हो, तो उस स्थिति में तब जो आर होगा, जो सांद्रता होगी टी समय बाद आर, वह किसके बराबर होगी, आर नॉट बटे 2 के बराबर होगी। इसको बाहर लिखेंगे, इसके बराबर होगी। तो ये दोनों के दोनों मान इस समीकरण में रखते हैं और मान लेते हैं इस समीकरण को कोई नाम दे दिया, क्योंकि ये नया है तो यहां पर भी इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं इसे। और आपको यदि कंफ्यूजन हो तो यहां पर 2 ले लीजिए, कहीं बहुत से बच्चे ये ना कहें कि सर ये वाली इक्वेशन में ही रखना है, इसलिए इसको हमने 2 ले लिया। अब लिख रहे हैं समीकरण 2 में टी तथा आर के मान रखने पर, तो मान रख देते हैं, काफी आसान है, सीधे निकलता है यहां से k = 2.303। टी की जगह क्या लिखना है, टी 1/2, जो समय है वो क्या है, अर्धायु के बराबर। आगे आ गया लॉग, ये है आर नॉट, तो आर नॉट तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये प्रारंभ में क्या थी, अभिकारक की सांद्रता, और ये नीचे जो आर है, यह आर नॉट बटे 2 के बराबर है, यानी कि हो गया आर नॉट बटे 2। तो देखिए इस आर नॉट से ये आर नॉट कट गया, नीचे वाला 2 कहां चले जाएगा, ऊपर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी 1/2 लॉग, ये ऊपर चले गया तो लॉग आ गया 2। तो अब इस t/2 की इधर ले गए और k को इधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं t 1/2 बराबर 2.303 बटे, अब ये वाला k कहां आ गया, t/2 की जगह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, ये t/2 यहां चले गया, ये k यहां चले गया, तो नीचे क्या आ जाएगा k, साथ में आ गया log 2। और ध्यान रखिए लॉग, ये इसका जो ये लॉग है ये बेस 10 है, इसका आधार 10 है, और log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010 के बराबर होती है। तो वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा 2.303 बटे के, और साथ में हमारा क्या आ गया मल्टीप्लाई 0.3010। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इस पद में तो हमारा आ जाएगा t 1/2 बराबर 0.693 अपॉन ये आ जाएगा k, और यही हमारा क्या होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का फार्मूला ये होगा। प्यारे बच्चों ये यहां पर भी काम आएगा और यह आपका काम आएगा रेडियो एक्टिविटी में भी। क्लास 12th में जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपके लिए जब अर्धायु निकालने के लिए कहा जाता है तो वहां पर भी आपको दिखेंगे ये वाला फार्मूला आपके काम आने वाला है। तो दोनों जगह क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जो रेडियो एक्टिव हमारे जो अभिक्रियाएं होती हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं जो अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, या उस श्रेणी में ये वो आती है। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे यह पता चला कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अर्धायु होता है वो आर पर निर्भर नहीं करता, आर नॉट पर निर्भर नहीं करता, जैसे कि शून्य कोटि में कर रहा था। प्रथम कोटि अभिक्रिया में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्रारंभ में पदार्थ कितना था, वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग है वह कैसा है। तो हम यहां देख रहे हैं कि t 1/2 व्युत्क्रमानुपाती है वेग, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k के। इसका अर्थ है अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, तेज होगा, तो t/2 क्या होगा, कम होगा, अर्धायु कम होगा, और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि कम होगा k की वैल्यू, तो t/2 का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन डेरिवेशंस को करेंगे। काफी आसान है, केवल एक बार थोड़ा सा फोकस करके देखने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसमें आपको यह लगे कि कोई भी चीज कठिन हो। एक दो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k की वैल्यू क्या होती है, यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k की वैल्यू क्या होती है, k फार्मूला क्या होता है, यह पता होना चाहिए। बाकी ये दो कंडीशन यहां पर भी और यहां पर भी, ये दोनों जगह सेम कंडीशन लगानी है, वैल्यूज रखनी है, आंसर अपने आप आएंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करते रहना है।
बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के स्टेप्स को देखते हैं, लास्ट के स्टेप को देखते हैं, काफी ज्यादा टेंस रहते हैं, या फिर वो जब डेरिवेशन करना शुरू करते हैं तो पहले का स्टेप करते हैं और उनके दिमाग में लास्ट स्टेप चलता रहता है, वो कैसे आएगा कैसे आएगा। इस स्थिति में प्यारे बच्चों गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। आप चाहे मैथ्स कर रहे हो चाहे फिजिक्स के डेरिवेशन कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखिए आप जो स्टेप कर रहे हो उसी में फोकस रहें और स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़िए, एक एक करके आगे बढ़िए। देखिए मैक्सिमम जगहों पर आपके आंसर स्वतः ही निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। और अगर आप तीसरे चौथे स्टेप के सोचने लग जाएंगे कि ये कैसे निकल के आएगा कैसे आएगा, तो वहां आपकी गलती की संभावना ज्यादा होगी। तो मेरी बातों पे यदि ध्यान दीजिएगा तो काफी आसान लगेगी आपको ये फिजिक्स। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बेस्ड में कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। एग्जांपल 1 to 4 हम पहले करवा चुके हैं, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं 4.5। और यह जो हमारा एग्जांपल है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया पर आधारित है, जो कि इससे पहले वाले क्लास में हमने उसको ड्राइव किया था। तो प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया N2O5 जो गैसेस स्टेट में प्लस N2O2 गैसेस स्टेट में प्लस 1/2O में 318 केल्विन पर N2O2 की प्रारंभिक सांद्रता। अब देखिए इसमें प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम R नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू दी है 1.24 10 to the power -2 मोल पर लीटर। ये हमने दे दी है, ये दे दी। जो 60 मिनट के उपरांत यानी कि टाइम दे दिया हमें T 60 मिनट, 60 मिनट के उपरांत 0.20 गुणा 10 की घात -2 यानी कि ये हो गई 0.20 गुणा 10 की घात -2 मोल पर लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि ये R की हमें वैल्यू दे दी और वेग स्थिरांक यानी कि K की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो काफी आसान है प्यारे बच्चों, सीधे इसमें इन्होंने हमें सांद्रता के मान दे दिए। अब ये कौन सी रिएक्शन है ये आपने ध्यान रखना है, ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो सीधे हम फार्मूला रखेंगे, फार्मूला होता है K = 2 प्रथम कोटि अभिक्रिया का हम दोनों रूप में ले सकते हैं, ln भी ले सकते हैं, लॉग भी ले सकते हैं। तो हम लॉग वाला ले रहे हैं यहां पर 2.303 अपॉन T और साथ में आ गया लॉग, यह आ जाएगा R0 अपॉन R के बराबर आ जाएगा। अब एनसीईआरटी में यहां पर इन्होंने क्या करा है, इसको ले लिया T2 - T1 और इसको ले लिया R1 और R2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला भी हमने आपको ड्राइव कराया है, ये तब काम आएगा यदि कोई अभिक्रिया घटित होती रहती चलती रहती, उस समय वो दे देता कि 50 सेकंड के बाद जो सांद्रता है इतनी रह गई और 60 सेकंड के बाद उसकी सांद्रता इतनी रह गई। यदि ऐसा दिया होता तब वहां पर T2 और T1 दो आते, तब हम यहां लिखते T2 - T1 और यहां पर लिख लेते R1 अपॉन R2। तो यहां पर तो प्रारंभ की बात कर रहे हैं तो हम सीधे R0 और अपॉन R ले रहे हैं, तो आंसर सेम निकलेगा। चाहे आप एनसीईआरटी वाले फार्मूले से कीजिए चाहे जो ये दूसरा फार्मूला है इससे कीजिए, दोनों से सेम निकलेगा। तो वैल्यूज पुट करें तो K = आ जाएगा 2.303 अपॉन T का मान है 60 सेकंड जो हमें दिया हुआ है, 60 मिनट दिया हुआ है यहाँ पर, साथ में आ गया लॉग, यह गया R0 का मान हमारे को दे रखा है 1.24 × 10 to the power -2, नीचे आ जाएगा 0.20 गुणा 10 की घात -2। इसे आप चाहें तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, यह आ जाएगा K = 2.303 अपॉन 60 मिनट और यह आ जाएगा लॉग। देखिए 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट गया, यहाँ डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, तो 120 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में 2 का भाग देंगे तो यह आएगा 62 और 20 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 6.2, तो यह आ जाएगा हमारा 6.2। अब आपने क्या करना है, इस आगे की वैल्यूज तो आप सॉल्व कर लोगे, लॉग की वैल्यू आपने देखनी है। तो क्या करना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं टेबल में, यहां पर लिख रहा हूं लॉग टेबल में 62 का मान 0 पर देखें,
62 का मान 0 पर देखें। अब आप कहोगे सर टेबल कहां से लाए? प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के सबसे पीछे आपको लॉगरिथम की लॉग की टेबल दी हुई है। मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, दिखेगी तो नहीं वीडियो में, मुझे पता है क्योंकि ये छोटा है। ये देखिए, ये जो पीछे परिशिष्ट है ना प्यारे बच्चों, ये लास्ट में जहां आंसर्स ये इन्होंने चैप्टर खत्म हो रहे हैं उसके बाद ये लॉग टेबल दी हुई है हमें। बस आपको ये लॉग टेबल यूज करनी है। मैंने लिखा है लॉग टेबल में 62 का मान 0 पर, क्योंकि 62 है, केवल 2 ही डिजिट है, इसलिए दोनों लेंगे 62 का मान 0 पर। यदि इसके आगे 1 होता तो 62 का मान 1 पर, यदि 5 होता तो 62 का मान 5 पर। तो देखें यहां पर 62 का मान 0 पे कितना आता है? 62 का मान 0 पे है 7924, तो हम लिख रहे हैं इसका मान 7924। देखें ये आएगा 7924। तो वैल्यूज रख लें k इजिकल टू 2.303 बटे 60। ये वैल्यू सीधे हमारी आएगी मल्टीप्लाई 0.7924, इसके बराबर आ जाएगी। बस इसको आपने मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी? k इजिकल टू 0.0304, क्योंकि ये मिनट में है तो पर मिनट में हमारे पास वेग स्थिरांक का मान आ जाएगा। आप इनकी कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये मान लगभग इतने के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला आता है हमारा उदाहरण 4.6। उदाहरण 4.6। इसमें क्या कह रहा है? ये कहता है स्थिर आयतन पर N2O5 गैसेस स्टेट के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। तो आंकड़े क्या दे रखे हैं इन्होंने? रिएक्शन दे रखी है, साथ में दे दी क्रम संख्या 1 पर, यह है क्रम संख्या, और यहां पर दिया है समय, सेकंड में दिया है, ऑब्लिकस मतलब सेकंड में। ये कुल दाब, और ये किस में दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटीएम में दिया हुआ है। तो क्या आंकड़े दिए हुए हैं? पहले में है 1, स्टार्टिंग में जो समय 0 था तो कुल दाब था 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरे में सेकंड में जो समय है वो है 100 सेकंड के बाद, और कुल दाब हो गया 0.512 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें वेग स्थिरांक यानी कि k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो काफी आसान है। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर सांद्रता दे रखी है, तो वो भी हमने अभी इसी क्लास के स्टार्टिंग में आपको ये वाला फार्मूला बताया था। आपको ध्यान हो तो हमने कहा था गैसीय अवस्था के लिए, गैसीय अवस्था के लिए यदि कोई समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो तो गैसीय अवस्था के लिए जो k की वैल्यू होती है वो होती है 2.303 अपॉन, हम लिख सकते हैं t, और जाता है लॉग, ऊपर थी PI अपॉन 2PI माइनस PT, ये थी। अब आपको पता होने चाहिए ये मान क्या है। t है समयांतराल, समय हमारे को दिया है 100, तो हम यहां पर चीजें लिखते भी जाते हैं। ये क्या है? 100 सेकंड है, ये हमें दिया है t का मान। PI क्या होता है? प्रारंभ में कुल दाब। तो प्रारंभ में कुल दाब क्या है? 0.5, तो ये PI का मान कितना दे दिया? 0.5। फिर यह है PT का अर्थ t समय के पश्चात उसका दाब कितना हो गया, तो ये भी हमें दिया है PT बराबर 0.512। बस ये मान सीधे इस फॉर्मूले में रख दीजिए। एनसीईआरटी ने जैसे उसने डेरिवेशन किया था उसी हिसाब से आपको पूरा समझाया है। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला सीधे पता है, जो मैंने अभी आपको डेरिवेशन करा के दिखाया था, तो सीधे इस फार्मूले में वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको डेरिवेशन के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। तो करते हैं इसे सॉल्व। क्या आ जाएगा? k इजिकल टू 2.303 अपॉन t का मान कितना है? 100, ये सेकंड में दिया हुआ है, साथ में आ गया लॉग PI का मान क्या है? 0.5 बटे नीचे 2PI, तो 2 गुणा 0.5 माइनस, फिर है ये PT, तो PT का मान कितना है? 0.512। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.303 अपॉन 100, यह आ जाएगा लॉग 0.5 बटे 2 की इसमें गुणा करेंगे तो 1.0 माइनस 0.512। सॉल्व कीजिए, 2.303
अपॉन 100 लॉग क्या आ जाएगा 0.5। एक में से इतना घटाएंगे, 1 में से 512 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, यहां पर आ जाएगा 2 तो ये आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 1 तो ये आ जाएगा 8, और यहां पर हमारा आ जाएगा 9 में से 5 गया, ये हो गया 4, तो 488 के बराबर आ जाएगा। अब k की वैल्यू 100 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा 0.02303 ऐसे लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा लॉग 0.5 में 488 का जब हम भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग आएगी 1.051 के लगभग आएगी। अब डिवाइड करके देखिएगा, ये कैलकुलेशन तो आपको अपने हाथ से करनी है, हमने इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो आपके सामने रख रहे हैं। अब फिर वही वाली बात आ रही है, देखिए ये इसके मान क्या होगा। तो जैसे मैंने यहां लिखा था लॉग टेबल में, यहां 2 ही अंक थे तो 62 का मान 0 पर देखना था। अब क्या लिखेंगे, लिखते हैं लॉग टेबल में सबसे पहले यहां पर देखिए ये कितने हैं, 4 अंक हैं, एक 10 और एक है 5 फिर है 1। तो लॉग टेबल में 10 का मान 5 पर, तो 10 के आगे देखना 0 1 2 3 4 5 खड़े में लिखा होगा, तो उसमें 5 पर देखेंगे तो आपका जो मान लिख के आया है वो है 0.0212, और फिर उसके बाद उसी के आगे जाना तो एक डिफरेंस वाली टेबल रहती है लिखी हुई, उसमें 1 पर मान देखोगे तो वो हमारा लिखा होगा 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.0216 आ जाएगा। बस ये पूरा का पूरा मान ऐसे आपने कैलकुलेट करना है, ये मान यहां पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 0.02303, और लॉग का मान आ गया मल्टीप्लाई 0.0216, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यूज निकल के आएगी 4.98 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, और चूंकि ये मान सेकंड में दिया हुआ था तो इसलिए s का मात्रा क्या आ जाएगा प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम वेग स्थिरांक को कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपके पास कोई गैसीय अवस्था वाली समीकरण भी दी हुई हो। प्यारे बच्चों, ये तभी संभव है जब आपने डेरिवेशन अच्छे से समझे हो, उनके फार्मूले आपको अच्छे से याद हो। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा इन्हीं टॉपिक के बेस में जो अगला एग्जांपल है वो इस प्रकार से है। उदाहरण है 4.7। इसके अनुसार प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात हो रही है, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान 5.5 गुणा 10⁻⁴ प्रति सेकंड है। यानी कि k की वैल्यू हमें दे दी 5.5 गुणा 10⁻⁴ प्रति सेकंड, ये हमें दिया हुआ है। कौन सी है? प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये ध्यान रखिएगा, ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k की वैल्यू इतनी दे दी है। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए, और अर्धायु क्या होता है? T1/2 के मान को कैलकुलेट करना है। तो हम तो जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है T1/2 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बराबर 0.693, और डिवाइडेड बाय हमारा ये क्या होता है? कांस्टेंट k। ये फार्मूला अभी हमने यहाँ पर ड्राइव भी किया था इसी वाले हम कह सकते हैं सेशन में। तो इस फार्मूले में जब आपको वैल्यू रखनी है k की, तो k इज इक्वल टू, सॉरी हमें तो T1/2 का मान निकालना है, तो यह आ जाएगा T1/2 बराबर 0.693 बटे k की वैल्यू 5.5 10⁻⁴। तो हमने इस वैल्यू को यहां पर रख दिया। अब सीधे वैल्यू निकाले T1/2। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.126, और 10⁻14 ऊपर आकर के 10⁻+14 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड में इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अर्धायु है, यानी कि समय है, तो सेकंड में इसके आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम पहले एग्जांपल को इस प्रकार से करेंगे। अगला देखें, अगला है उदाहरण 4.8। 4.8 है, कहते हैं दर्शाइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु T/2 का 10 गुना होता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि यदि कोई अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है T, वह लगभग बराबर होना चाहिए 10 गुना किसके? T1/2 के। ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कोई अभिकारक है R जो परिवर्तित हो रहा है किसके रूप में?
ये आर नोट प्रारंभ में सांद्रता आर नोट है, और 99.9% के बाद इसकी सांद्रता कितनी रह जाती है, आर। कितने के बाद, 99.9% के बाद इसकी सांद्रता हो जाती है आर। तो अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैं कहूं कि यदि इसकी मान, प्रारंभ में इसकी मान था 1, तो इस आर का मान क्या होगा? तो हम देखेंगे आर बराबर आर नॉट, प्रारंभ में 1 मान था, तो 99.9% कंज्यूम हो गया, तो कितना रह जाएगा, आर जीरो माइनस 0.999, और साथ में क्या आ जाएगा, आर जीरो, इसके बराबर आएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 में से 100 में से 99.9% पूरा हो गया, तो 0.1% ही तो शेष रहा। तो वही चीज हमारी यहां पर निकल के आएगी। यदि इसका मान 1 ले ले तो इसका मान 0.999 आर जीरो के बराबर होगा। वैल्यू निकाले आर इज इक्वल टू, ये हमारी निकल जाएगी, या सीधे यही रख लेते, यही मान रख लेंगे। तो अब सीधे फार्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं चूंकि हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम पीरियड टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि टी निकलेगा और साथ में हम t/2 निकालेंगे। इन दोनों को कंपेयर करके बताएंगे, जो t है वो t/2 का 10 टाइम्स है। तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं चूंकि k बराबर होता है हमारे पास 2.303 अपॉन t लॉग, ये बेस 10 वाला होता है, यहां पर होता है r नॉट अपॉन r, इसके बराबर होता है। यहां से t की वैल्यू निकालें तो t बराबर हो गया k 2.303, ये t इधर चले गया, k नीचे चले गया, 3.303, और k नीचे आ गया, क्या आ गया, लॉग। अब यहां r नॉट की वैल्यू तो ऐसी रहेगी, नीचे r की वैल्यू ये रख ले तो ये आ जाएगा r नॉट माइनस 0.999, और साथ में क्या आ जाएगा, r नॉट। ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 2.303 बटे k, ये आ गया लॉग। दोनों में क्या कॉमन है, r नॉट कॉमन है, नीचे भी r नॉट कॉमन ले लिया, नीचे क्या गया, 1 माइनस 0.999। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मान, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू, ये t की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, 2.303 अपॉन k। अब देखिए यहां क्या आ गया, लॉग, r0 से तो r0 कट गया, क्या आ जाएगा, लॉग। ऊपर हो गया 1, और नीचे जब 1 में से 0.0999 घटाएंगे तो ये आंसर आएगा 0.001। और इसको कैसे लिख सकते हैं, t बराबर 2.303 अपॉन k लॉग 1 अपॉन, या सीधे काम कीजिए, यहां पर दशमलव हटाइए और ऊपर की ओर 1 2 3 जीरो आपने लगा दी, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, नीचे तो 1 रह गया, 1 से 1000 में भाग देंगे तो उतना ही आएगा 1000, और 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3। तो यहां पर एक सूत्र होता है लॉग m की घात n बराबर होता है n लॉग m के, ये सूत्र यहां लगाना है। तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और ये है m, ये है n, तो n आगे आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई 3 लॉग 10। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि लॉग जिसका बेस 10 हो, 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूनी 6.339 0.339 अपॉन क्या आ गया, k। तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6.909 के बराबर आ गई। और हम जानते हैं ये है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है 0.693 अपॉन हमारा होता है k के बराबर, इसके बराबर होता है। तो अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है ना, तो क्या करेंगे, सीधे t बटे T1/2 रखेंगे, तो t की वैल्यू कितनी है, 6.909 अपॉन k, और T1/2 की वैल्यू कितनी है, जो कि डिनोमिनेटर में है, ये हमारा आ जाएगा 0.693, और ये वाला k कहां चलेगा, ऊपर। तो k से तो k कट गया, 6.909 में 0.693 को डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 10 बार ही जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं यहां लिख लूं, तो मैंने कहा ये हमारा क्या आ जाएगा, t बटे T1/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये लगभग 10 के बराबर ही आएगा। आप डिवाइड करके देखिएगा, ये नियर अबाउट किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर ही आएगा।
तो यहां से t की वैल्यू निकालनी है, t बराबर t1/2 की यहां गुणा कर दीजिए तो यह गया 10 और t1/2। तो यहां प्रूफ हो गया कि 99.9% जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है उसमें जो लगा समय है t, वह t/2 का कितने गुना है, 10 गुना है, जिसको कि हमने यहां पर क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसको कर सकते हैं। बीच बीच में जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, वो आप समझ जाइए, उनको याद कीजिए फॉर्मूलों को। जैसे कि हमने यहां पर एक बात ये बताई, ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमने log 2 का मान भी बताया था 0.3010। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्नों में ये चीजें पूछ ली जाती है। उनसे जब आप ये चीजें पता होंगी तभी आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी। शुरू में स्टार्टिंग में दोनों डेरिवेशन बहुत आसान थे और चारों के चारों एग्जाम्पल भी बहुत ईजी थे। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।